नवरत्नों के बारे में अब हम डिटेल में बात करेंगे। ये नवरत्न जो थे ये साहित्य, विज्ञान, गणित, खगोल शास्त्र, आयुर्वेद, दर्शन, इन सब में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया और जो भारतीय इतिहास के लिए एक बहुत जरूरी पहलू बन के उभरा। अब नवरत्नों के नाम और क्षेत्र देखें तो कालिदास महान सांस्कृतिक कवि थे, नाटककार थे, कल्पनाकार थे, जिन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्य किए जो भारतीय इतिहास के लिए सुगमता और सुदृढ़ता को दर्शाते हैं। क्या ये कार्य और कोई कर सकता था? क्या अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, इन सारी किताबों को कोई और लिख सकता था? क्या इन सब चीज़ों के लिए कोई और बेहतर तरीके से कार्य कर सकता था? उत्तर है नहीं। वारामिहिर एक खगोल शास्त्री थे जिन्होंने ज्योतिष, भूगोल विशेषज्ञ थे। बृहत संहिता, पंच सिद्धांतिका इन्होंने लिखी। धन्वंतरी आयुर्वेदिक विशेषज्ञ थे। आज भी धन्वंतरी की जो मेडिसिन हैं, अगर उनका आप ठीक से प्रयोग कर लें तो आयुर्वेद आपके लिए हेल्प करता है। अब आयुर्वेद हेल्प क्यों नहीं कर पाता, ये भी एक प्रश्न। लोग कहते हैं ज्वराकुश हमारे यहाँ लगा है, ठीक है, ज्वराकुश बोलते हैं, लोग उससे जराकुश बोलते हैं, जराकुश की पत्तियां ले। ज्वरा अंकुश है, मतलब ज्वर पे अंकुश लगाने वाला, जो घास जैसी लंबी लंबी पत्तियां लोग चाय में डालते हैं, उसे ज्वरा अंकुश बोलते हैं। ज्वरा अंकुश आपके जीवन में क्या करता है? जब आप उसे चाय में या किसी काढ़े में डाल के पीते हैं तो बुखार को खत्म करता है। बट आज हमने ज्वराकुश कहाँ लगा रखा है? गमलों में। अब गमले में मिट्टी हर क्षेत्र की तो अलग है ना, कहीं पे पोटेशियम है, कहीं पे नाइट्रेट है, कहीं सोडियम है, तो वही तो वो ले लेगा। हिमालय की बूटी हिमालय पर, साउथ की बूटी साउथ में, जिस प्राकृतिक वातावरण की वो मूर्तियाँ, जड़ी बूटियाँ हैं, यदि उसी प्राकृतिक वातावरण में रहती हैं तब उनका लाभ होता है। तुलसी की पत्ती हर जगह लाभ नहीं देती, जिस जगह उसका नेचुरल हैबिटेशन है वहाँ लाभ देती है। हम गमले में लगा के सोचते हैं हमने आयुर्वेदिक कार्य दिया। जो पतंजलि कहती है कि मैंने सारे पौधे, सारे पेड़ उत्तराखंड में लगा दिए। उत्तराखंड हर एक चीज़ के लिए हैबिटेशन नहीं देता, तो यहाँ पे समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ेगा। धन्वंतरी के बाद अमर सिंह आते हैं जिन्होंने अमरकोश लिखा, संस्कृत की एक बहुत बड़ी किताब है। इसके बाद आते हैं घटकर पर, कवि, सांस्कृतिक साहित्यकार थे, काव्य से जुड़े थे। छपड़क जो थे दर्शन और ज्योतिष के विद्वान थे। शंकु वास्तु और नगर नियोजन के विशेषज्ञ थे। सोचिए, ये नगर नियोजन करते थे। फिर बेताल भट्ट तांत्रिक और राजकीय अनुष्ठानों के ज्ञाता थे। ये तंत्र साहित्य पे ध्यान देते थे। क्या करते थे? ये तांत्रिक क्रियाएं करते थे। क्या करते थे? तांत्रिक क्रियाएं करते थे। और उसके बाद वर रुचि, व्याकरण, भाषा के विशेषज्ञ थे। अब गुप्त साहित्य में स्वर्णिम युग माना जाता है क्योंकि नाटक, धर्म, कला, ज्योतिष, वेद सब कुछ इन्होंने यहाँ पर पढ़ा। कालिदास भारत के महानतम कवि हैं। इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा, शकुंतला और दुष्यंत की प्रेम कथा है। मेघदूतम लिखा है ना। दूत काव्य विरह में यक्ष का मेघ को संदेश है, मतलब यक्ष एक थे, उनको दुख था तो उन्होंने मेघ को संदेश दिया। मेघदूत, मेघ से कहा जाओ मेरा संदेश लेके, बरसों दुखी थे ये। इसके बाद रघुवंश, रघुवंश की घटा है। रघुवंश कौन? राम जी। इसके बाद कुमार संभव, शिव पार्वती की कथा पर आधारित महाकाव्य है। अमर सिंह का अमरकोश क्या है? अमरकोश संस्कृत का सबसे इंपॉर्टेंट है। आज भी भारतीय भाषाओं की नींव इसी ने रखी। ये ना होता तो शायद आज भी हमें कुछ पता ना चलता। वारामिहिर बहुयामी विद्वान थे। बृहत संहिता, खगोल, मौसम, समाज, विश्वकोश के 106 अध्याय दिए। पंच सिद्धांतिका में इन्होंने सारे 5 खगोलीय सिद्धांतों का संग्रह और विश्लेषण किया है। इनको नक्षत्र बताते, ग्रह बताते, नक्षत्रशाला बताती। विश्व इतिहास में बाद में चला पृथ्वी एक गोल है, हम पहले से चिल्ला रहे हैं। हम एक पिंड में रहते हैं गोलाकार, जो सूर्य के चक्कर लगाते, सूर्य स्थिर है, ये सब हमने बताया था। ये यूरोप ने तो बाद में देखा, इसका उत्तर सबसे पहले हम दे चुके थे। आर्यभट्ट गणित के खगोल क्रांतिकारी थे। इन्होंने पाई का मान सटीक दिया। पृथ्वी घूर्ण करती है, इन्होंने बताया कि पृथ्वी अपनी अक्ष पे घूमती है तभी सूर्य दिन और रात कर पाता है। ग्रहण का सिद्धांत इन्होंने दिया, उसको बताया। और बीज गणित जो है आपका अलजेब्रा, इन्होंने ही लाए। भास जो थे नाटककार थे। स्वप्न वासव दत्ता, प्रेम और राजनीति का संगम है, 13 नाटक बनाए। इसके बाद शूद्रक नाटककार थे। मृच्छ कटिकम, मिट्टी की गाड़ी, सामाजिक जीवन का सटीक चित्रण करती है, बताती है कैसे समाज चलता है। विष्णु शर्मा नीति कथाओं में पंचतंत्र, आज भी आपने सुने होंगे। पंचतंत्र की कहानी आपको बताएं? थर्स्टी क्रो, अंगूर खट्टे हैं, चलाक लोमड़ी, बंदरबाट, ये सब पंचतंत्र की कहानियां हैं जो विष्णु शर्मा ने लिखी थी, गुप्त काल में आज भी चल रही। विश्व में सबसे ज्यादा पढ़ी वाली और सबसे ज्यादा ट्रांसलेट की गई पुस्तक है पंचतंत्र। पशु पक्षियों के माध्यम से जीवन शिक्षा देते थे। विश्व में सर्वाधिक अनुवादित पुस्तकों में से एक है। क्या? पशु पक्षियों के माध्यम से देते थे ना। प्यासा कौआ, अंगूर खट्टे हैं लोमड़ी, कूदी कूदी कूदी, अंगूर नहीं मिले तो कह रही अंगूर खट्टे हैं। मतलब जो चीज आपको नहीं मिलती वो आपके लिए
जो चीज़ आपको नहीं मिलती वो आपके लिए आवश्यकता से ज़्यादा जरूरी नहीं रह जाती। ये सारी बेसिक जानकारी ये आपको देते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें करते हुए ये दिखते हैं। बहुत कटेंगे अगर लैपटॉप काटे तो। ठीक, इसके बाद क्या है बेटा, धार्मिक एवं दार्शनिक साहित्य। हिंदू धर्म के बारे में बात करते हैं, बौद्ध साहित्य के बारे में बात करते हैं, इन सारी बेसिक चीज़ों के बारे में बात करते हुए दिखते हैं। और जैन साहित्य, इन सबको इन्होंने बढ़ाया। विज्ञान और साहित्य में गणित और खगोल शास्त्र को बहुत आगे बढ़ाया आर्यभट्ट, वारामिहिर ने। इसके बाद चिकित्सा में आयुर्वेदिक ग्रंथ, शल्य चिकित्सा की उन्नति आई। ये सारे इक्विपमेंट गुप्तों के टाइम पे थे। सोचिए, पृथ्वी की संकल्पना भी वह कर सकते थे, पर जिस प्रकार इसमें दिखाया उतनी अच्छी संकल्पना ये नहीं कर पाए। ऑल्दो इन्होंने संकल्पना की, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि इन्होंने पृथ्वी की संकल्पना नहीं की, परंतु ये समझिए शल्य चिकित्सा, कैटरैक्ट का ऑपरेशन गुप्त के टाइम पे होता था। गुप्तों के टाइम पर नाक और कान काटा जाता था, उसकी सर्जरी कर दी जाती थी, दोबारा नाक कान बना दिए जाते थे। आप सोचिए कितने उन्नत होंगे। सटीक कैलकुलेशन करनी आती थी उन लोगों को, ये एक बहुत बड़ी चीज थी यहाँ पर। गुप्त साहित्य उच्च कोटि का है, काव्य नाटक का शानदार मिश्रण है, अलंकारों का प्रचुर प्रयोग किया गया है, प्राकृतिक चित्रण है और धार्मिक दर्शन समाज में दिया गया है। समकालिक प्रभाव इसके बहुत हैं, मध्यकालीन विरासत है, आज भी संस्कृत अध्ययन इसके लिए किया जाता है, वैश्विक पहचान है। जो इन्होंने दिया वो बहुत अलग है। 9 रत्नंद विद्वान थे, 1000 से ऊपर महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गए और 1500 वर्षों की विरासत है जो आज भी चल रही है। वैज्ञानिक साहित्य की बात करेंगे तो आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय महत्व बताया। इन्होंने बताया 108 श्लोक गणित के लिखे हैं, जिनको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पूरा मैथ समझ में आ जाएगा। दशमलव प्रणाली और शून्य की अवधारणा, आर्यभट्ट ने दशमलव प्रणाली दी। मतलब जब कैलकुलेशन किया जाता है, एक के बाद .00 जो लगता है, ये ना होते तो कभी नहीं आते। शून्य का प्रारंभिक उपयोग, अगर ये शून्य को नहीं देते तो शायद गणितीय संरचना कभी आती नहीं। पाई का सटीक महत्व 3.1416 जो है इन्होंने ही दिया, पाई इनके बिना आती नहीं। इन्हें वर्गमूल घनमूल निकालना इन्होंने बताया हमको। प्रारंभिक बीज गणित की अवधारणाएं इन्होंने हमें दी। समतल और गोलीय त्रिकोणमिति इन्होंने हमें दी। पृथ्वी घूर्ण करती है, ये इन्होंने पहली बार बताया। आर्यभट्ट ने दृढ़ता से कहा घूर्ण करती है। वारामिहिर बहुयज्ञ ज्योतिष अनुप्रयुक्त विज्ञानों के कार्यों के सिद्धांता थे। इन्होंने भारतीय विज्ञान को बहुत आगे बढ़ाया। इन्होंने साइन तालिकाओं में सुधार किया। ठीक, पंच खगोलीय ग्रंथों के बारे में इन्होंने हमें बताया। इसके बाद ग्रहों की अवधारणा ली, इन्होंने ग्रहों के बारे में बताया, ग्रहों की गति को समझा। इन्होंने कहा ग्रह किस प्रकार चलते हैं, कितने दिनों में एक चक्कर लगाते, कितने दिनों में सूर्य के चक्कर लगाते, वो समझा। पृथ्वी को गोलाकार बताया इन्होंने और कहा गुरुत्वाकर्षण वस्तुओं को लंगर डाले रखता है। इन्होंने कहा जो गुरुत्वाकर्षण है वो वस्तुओं को रोक के रख रहा है धरती। मतलब गुरुत्वाकर्षण आइंस्टाइन ने नहीं दिया, इन्होंने पहले से बता दिया। भूमिगत जल का पता इन्होंने लगाया। वृहद संहिता में भूकंपन के कारण बताए, खगोल और पार्थिव घटनाओं का संबंध बताया, किस प्रकार से ये सारी घटनाएं